नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 और झारखंड में दूसरे फेज की 38 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। यूपी के साथ ही उत्तराखंड की 1 सीट, पंजाब 4 सीट और केरल 1 सीट पर उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी और बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति के बीच है। वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चलेगी। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजों का ऐलान होगा। सभी पूरे देशवासियों को इन नतीजों का इंतजार है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है। शहर की आबो हवा को जहरीली होती देख अब दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया है। इस बारे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए लिखा कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी। कई लोग कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दिवाली पर पटाखे फोड़ेंगे। ये उनका भी एक थोड़ा सा नतीजा हो सकता है कि प्रदूषण की स्तर कितना लेवल तक बढ़ गया है। अब वो लोग कहाँ हैं, इसके बारे में भी आप अवश्य कमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सभी जजों से डिजिटल सुनवाई की अनुमति देने को कहा गया है। मणिपुर में बहुत जल्दी शांति होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन मणिपुर में हालात संभालने की सियासी कोशिशें भी विफल होती जा रही है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एनडीए विधायकों की बैठक बुलाकर 8 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए थे, लेकिन इसे मेतई समुदाय के सबसे बड़े नागरिक संगठन कोकोमी ने खारिज कर दिया। मणिपुर में 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, मांगे मानो वरना सरकारी दफ्तरों पर ताला लगा दिया जाएगा। यानी कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, यदि प्रस्ताव में संशोधन कर हमारी मांगे नहीं जोड़ी तो कल से राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों पर ताले लगाए जाएंगे। लेकिन किसी भी मीडिया पर जहां कौन हड़ताल कर रहा है, कौन विरोध में बैठा है, कौन पक्ष में बैठा है, या जो भी यहां धरने पर बैठे हैं, उनकी किसी की भी रिपोर्ट आपको किसी भी मीडिया पर कोई दिखाई नहीं जाएगी। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मणिपुर मुद्दे पर दखल देने की मांग की है। मंगलवार को लिखे 2 पेज के पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि 18 महीने में केंद्र और राज्य की सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने में असफल रही है। आप संविधान की संरक्षक है, इसलिए दखल दे। देश में सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए 100 करोड़ की ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने 43 लाख रुपए की साइबर ठगी में चीनी नागरिक को गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा किया है, लेकिन किसी मीडिया पर आप इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। 100 करोड़ रुपए आम आदमी के चले गए। महाराष्ट्र में मतदान से ठीक एक दिन पहले भाजपा महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा। बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक हितेंद्र ठाकुर, उनके बेटे विधायक क्षितिज ठाकुर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होटल में घुसकर तावड़े को पकड़ा और करीब 4 घंटे नजरबंद रखा। मुंबई से सटे विरार स्थित विवांत होटल में ऑन कैमरा उनके पास मिले बैग से करीब 9,93,000 रुपए बरामद हुए। आरोप है कि तावड़े ने करीब 5 करोड़ रुपए अपने नेताओं में बांटे। आयोग ने तावड़े और भाजपा उम्मीदवार राजन नाइक पर एफआईआर दर्ज करा दी है। तावड़े के पास एक डायरी भी मिली है जिसमें कई नामों के आगे 300 के 400 के लिखा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसकी सेफ से निकले हैं? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? उधर आयोग की टीम ने सोमवार को नासिक के होटल से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 1.98 करोड़ रुपए जब्त किए। छापेमारी कमरा नंबर 707 में हुई, जो शिंदे समूह के नासिक डिवीजन प्रमुख जयंत साठे के नाम पर रिजर्व है। लेकिन आपको किसी पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। मीडिया पर यदि आप चर्चा भी देखेंगे तो उनके बयान आपको सामने लाकर रखेंगे। जो बयान विपक्ष के, यानी जिनके खिलाफ आरोप हैं, उनके ही बयान आपको मीडिया पर इसको दिखाए जाएंगे, ताकि आप कंफ्यूजन में रहें कि असली गुनहगार या असली आरोपी या आयोग को किसके प्रति जिम्मेदारी बनती है।
यूक्रेन रूस युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के साथ ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अनुमति के 2 दिन बाद ही मंगलवार को यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पहली बार अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल की है। दूसरी ओर बढ़ते तनाव से दुनिया भर के बाजार भी सहम गए। बाइडेन के न्यू फैसले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव पर मोहर लगा दी है। इसके तहत अगर कोई परमाणु शक्ति संपन्न देश रूस पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकेगा। यानी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी आप इसके शांति बहाली की कोई उम्मीद नजर भी नहीं आती है। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और पत्नी सायरा बानू शादी के 3 दशक बाद अलग हो रहे। सायरा बानू ने मंगलवार रात तलाक का ऐलान किया। सायरा ने वकील द्वारा जारी प्रेस रिलीज में सभी से प्राइवेसी की मांग की है। बयान में लिखा कि सायरा ने पति से अलग होने का कठिन फैसला लिया है। संसद का शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा। देखना यह है कि ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा या क्या रहेगा। यदि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीत जाती है तो ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा की सहायक नदियां वरुणा और अस्सी में अतिक्रमण को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। एनजीटी ने मामले की सुनवाई के दौरान डीएम एस राजलिंगम से कहा कि क्यों नहीं गंगा के किनारे बोर्ड लगवा दिया जाए कि गंगा जल का पानी पीने और नहाने के योग्य नहीं है। एनजीटी ने डीएम से पूछा कि क्या आप गंगा जल पी सकते हैं? आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि शासन की तरफ देखना पड़ता है। आप खुद को असहाय न समझे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें और एनजीटी के आदेश का पालन सुनिश्चित करें। एनजीटी ने यह टिप्पणी तब की जब डीएम ने कहा कि हम शासन के आदेशों का पालन कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।